अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 20 एमसीक्यूज़ किए थे। अब उससे आगे ऑनवर्ड चलेंगे और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके माइंड में हैं, इसके अलावा सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल को लेकर या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को लेकर वो सारे के सारे इसमें क्लियर होने वाले हैं। देखिए, जो 21st एमसीक्यूज़ है, अगर आप उसको देखें, अली मूड द लॉन एंड ही अर्नड 100 रुपीज़। इस सेंटेंस में हमने बताना है कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या सिंपल। सिंपल सेंटेंस तो वो होता है जिसमें एक ही थॉट सिंपल यानी कि एक बात की गई होती है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो अब इसमें दो सेंटेंसेस को मिलाकर लिखा गया है। अब या तो ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स। इसके लिए आप ज़रा ये इमेज जो है वो उसको देखें। तो व्यूवर्स, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, सेंटर में एक वर्ड लिखा है फैन बॉयज़ और फिर उसके सराउंडिंग में जो है वो कंजंक्शन लिखे हैं, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये 7 कंजंक्शन है जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाए दरमियान में तो ऐसा सेंटेंस जो बनता है वो बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस आपका है ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। व्यूवर्स, अब देख लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं। तो उसके लिए भी ये इमेज आपके साथ शेयर किया है। एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं, वाइल, एज सून एज, ऑल्दो, अनलेस, इफ, बिकॉज, सिंस। जब ये किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो ये अकेले अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, इनको दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे अगर वाइल को देखें, वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं खाना बना रहा था, द फोन रैंग। अब इतनी बात अगर मैं करूं वाइल आई वाज कुकिंग तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी, मुझे इसके लिए अगले वाले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है द फोन रैंग। तो कहने की बात यह है, जब भी कहीं आप सेंटेंस में फैन बॉयज़ के अलावा कंजंक्शन देखें लगे हुए और ख़ास तौर पे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ऐसी सूरत हाल में वो जो सेंटेंस आपका बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो व्यूवर्स, इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में यानी कि ये जो एमसीक्यूज नंबर 21 है, जो ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ऐसे ही अगर बात की जाए एमसीक्यूज नंबर 22 की, ही वॉज अ लाइन, लाइन को जो है वो कलर किया गया, हमने बताना है ये क्या है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सिमिली क्या होती है कि जब दो चीज़ों को लाइक और एज लगाकर कंपेयर किया जाए, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट, अगर तो ऐसे बोला जाए या लाइक लगाकर बोला जाए तो इस सिचुएशन में वो हम सिमिली इस्तेमाल करते हैं। और जब दो चीज़ों को डायरेक्ट कंपेयर किया जाए विदाउट यूजिंग एज और लाइक तो उसे मेटाफर कहते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करें तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल है द विंड वाज विस्परिंग थ्रू द लीफ। अब विंड विस्पर नहीं करती, ये ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, हमने इसे विंड को असाइन कर दिया, इसलिए जो ये पार्ट है ये बन जाएगा पर्सोनिफिकेशन। और हाइपर बोला होता है कि जैसे ही हम किसी को कोई बात समझाने के लिए एग्जेजरेट करते हैं, हम कहते हैं कि हम मैंने ये बात तुम्हें 10 दफ़ा समझाई या 100 दफ़ा समझाई, तो एक्चुअली हम यहाँ पर ये हाइपर बॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए। तो चारों डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी। तो इसके अकॉर्डिंग जो लाइन है बेसिकली ये क्या है, ये मेटाफर है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 23 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 23 को अगर आप देखें, ही डैश 20 मिनट्स अगो, जब किसी सेंटेंस के आखिर में ये अगो लग करके आ जाए तो ये इंडिकेशन है कि ये पास्ट इंडेफिनेट से बनेगा और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो कि आपकी ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट। ऐसे ही अगर एमसीक्यू नंबर 24 की बात करें, एवरीबॉडी इंजॉयज अ गुड मूवी, कलर्ड वर्ड जो है एवरीबॉडी है, हमने बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो व्यूवर्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक जो है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं विच, हु, हुम, हुज, व्हाट और दैट, और वह सेंटेंस के दरमियान में आते हैं। और अगर सेंटेंस के शुरू में ये वर्ड्स आए और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एवरीबॉडी ना तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना इंटेरोगेटिव। अब या तो ये रिफ्लेक्सिव है या इंडेफिनेट है। रिफ्लेक्सिव का मैंने आपको बताया कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, जिनके आगे सेल्फ लग करके आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो फिर एक ही बचा कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। डेफिनेशन इसकी ये है कि ऐसा प्रोनाउन जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड्स होते हैं जिनमें बडी आता है, जिसमें थिंग आता है
इसी तरीके से वन आता है, ऑल बट फ्यू, ये सारे के सारे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो एवरीबॉडी यहाँ पर क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 25। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, कलर्ड वर्ड जो है वो हैविंग है, ये इन्फिनेटिव है, जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए इन्फिनेटिव तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहले आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो इन्फिनेटिव होता है। आईएनजी फॉर्म या तो जेरेंड होती है या प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। आज इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। जेरेंड बेसिकली क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसके लिए भी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट वन बाय वन दोनों का जो यूजेज है वो समझ ले। जेरेंड क्या है कि ये बतौर एक नाउन इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, और नाउन या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल लिखी है, रनिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, तो रनिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये एक जेरेंड है। इसी तरीके से स्टडिंग टेक्स टाइम, यहाँ पर भी स्टडिंग जो है वो नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आया है और सब्जेक्ट की जगह पर नाउन और प्रोनाउन आते हैं, लिहाजा ये आपका एक जेरेंड है। ऐसे ही आप अगर देखें, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, इन जो एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद सिंगिंग आया है, तो यहाँ पर भी ये जेरेंड का काम कर रहा है क्योंकि ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी तरफ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेसिकली वो दो काम करता है। एक तो वो सेंटेंस में मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म बन कर आता है, जैसे इज आर एम के बाद, वाज वर्ब के बाद, हैज़ बिन हैव बिन के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, जैसे यहाँ। अब जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल दी गई है, ही इज़ रनिंग इन द रेस। अब इसके बाद रनिंग जो आया है यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इज़ आर एम, वाज वर, हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी, ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ ये है कि ये बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। वो लास्ट में मेंशन है, लुक एट द सिंगिंग बर्ड। अब बर्ड एक नाउन है, उससे पहले जो सिंगिंग आना है ये उसका क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो जब आईएनजी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही होगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, और अगर वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी तो वो जेरेंड होगी। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने आपको बताया कि वो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ लग करके आ रही है तब भी वो आपका क्या काम करेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी। अब लास्ट में अगर ये दोनों का कंपैरिजन देखें, ही इंजॉयज रीडिंग। अब इंजॉय एक वर्ब है, इसके साथ अगर आप वट लगाकर खुद से क्वेश्चन करें तो आंसर आएगा रीडिंग। ही इंजॉयज वट, रीडिंग। तो रीडिंग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, जेरेंड बनते हैं। और दूसरी जगह अगर आप देखें, रीडिंग लैंप, कैसा लैंप कि जिस रीडिंग लैंप यानी कि जिसके जलाकर आप रीडिंग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये रीडिंग लैंप जो है, यहाँ पर रीडिंग को अगर अंडरलाइन करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बेसिकली जेरेंड क्या है, जो नाउन की तरह इस्तेमाल हो, और दूसरा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो उसके दो तरीके चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब अगर इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में वी पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड मेन वर्ब है, हैविंग द पिकनिक एक पूरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हैविंग जो है वो जेरेंड की तरह इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसकी राइट ऑप्शन क्या है, जेरेंड। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 26। व्हाई डिड ही डैश यू। जब भी डिड लग करके आता है किसी सेंटेंस में तो उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अगर आप ऑप्शन देखें, ए में लिखा है इंसल्ट, बी में इंसल्टेड, सी में इंसल्ट। तो अगर एस या ई एस का इजाफा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लिहाजा यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, इंसल्ट। एमसीक्यू नंबर 27 देखें, दे सेड दैट दे डैश देयर ड्यूटी। सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट की इंडिकेशन है, लिहाजा इसमें पास्ट ही लगेगा आगे भी। और हैज़ और हैव दोनों जो है ये प्रेजेंट की निशानी है, तो यहाँ पर हैड डन आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लाया हूँ जो कि आपको कन्फ्यूजन है, कोशिश करूंगा कि वो दूर हो जाए। द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब ये जो कलर किया गया कवर्ड विथ स्नो को पूछा गया, ये एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देते। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब की तरह बिहेव करे तो एडवर्ब फ्रेज, नाउन की तरह बिहेव करे तो नाउन फ्रेज। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवर्ब फ्रेज की, एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई कर दे, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे, या खुद अपने आप को कर दे। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, आई एट फूड एट द रेस्टोरेंट। अब मैंने खाना खाया, कहाँ खाया, एट द रेस्टोरेंट। तो ये जो प्लेस के बारे में बताते हैं कि कोई काम कहाँ हुआ, ये एडवर्ब होते हैं। अब एक से ज़्यादा वर्ड अगर ये काम करें या बताएं तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो एट द रेस्टोरेंट आपका क्या बनेगा, एडवर्ब फ्रेज। अब इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो कवर्ड विद स्नो है, ये
एडवर्ब फ्रेज तो नहीं है क्योंकि ये किसी काम को मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब या तो ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्या होते हैं? ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, जो फर्स्ट पार्ट है द टॉप्स ऑफ माउंटेन, ये आपका एक नाउन फ्रेज है, यानी कि एक पूरा ग्रुप मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इस माउंटेन को डिस्क्राइब कर रहा है कवर्ड विद स्नो, तो ये कवर्ड विद स्नो जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि अगर एक वर्ड करे तो वो एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा वर्ड वही काम करके दें तो वो एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है? बी, एडजेक्टिव फ्रेज। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखें एमसीक्यूज नंबर 29 को, एज सुन एज आई सा द कोबरा आई रैन अवे, इसमें इसको कलर किया गया। हमने बताना ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, एम प्लेइंग क्रिकेट एक प्रेडिकेट है और ये एक क्लॉज है। अगर एक पूरा क्लॉज नाउन की तरह बिहेव करे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब की तरह बिहेव करे तो एडवर्ब क्लॉज। अब आई नो दैट ही इज़ राइट, इस सेंटेंस में आई नो दैट एक कंप्लीट क्लॉज है और ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आया तो वो नाउन क्लॉज होगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ द बॉय हु हेल्प्ड मी येस्टरडे इज़ माई ब्रदर, हु हेल्प्ड मी येस्टरडे, ये कंप्लीट क्लॉज है और ये काम क्या कर रहा है? ये बॉय के बारे में बता रहा है, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो यहाँ पर लिखा है एज सुन एज आई सा द कोबरा। एडवर्ब क्लॉज वो होते हैं जो किसी काम के करने का टाइम बताएं, जगह बताएं, मैनर बताएं या डिग्री बताएं। तो यहाँ पर एज सुन एज आई सा द कोबरा जो है ये बता रहा है कि आई रैन अवे, वो कब के भागा? जब उसने उसको देखा, तो टाइम बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। ऐसे ही अगर हम चलें एमसीक्यू नंबर 30 पर, आई डैश हिम येस्टरडे, येस्टरडे जो है वो पास्ट की इंडिकेशन है, तो लिहाजा यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी मेट, बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर जो 31 है उसमें अगर आप देखें ही डैश फॉर अ वॉक डेली, जब डेली लिखा हुआ आ जाए, एवरीडे लिखा हुआ आ जाए, मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाए, इस तरीके के वर्ड आ जाए जिससे पता चले किसी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, डेली रूटीन के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल होता है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई लगाते हैं, लिहाजा यहाँ पर गोज आएगा। एमसीक्यू नंबर 32 को अगर आप देखें, शी डैश क्रिकेट नाउ। अब नाउ के लिए मैंने पहले भी आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज प्लेइंग आएगा क्योंकि शी के साथ इज लगता है, तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ ये राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 33 की तरफ। ही डैश यू टुमारो, टुमारो क्या है? एक इंडिकेशन है फ्यूचर की, तो ना तो यहाँ पर कॉल आएगा ना कॉल्ड आएगा, विल कॉल, क्योंकि विल जो है वो फ्यूचर में इस्तेमाल होता है और ही के साथ विल लगता है, तो ही विल कॉल यू टुमारो। ऐसे ही अगर बात की जाए एमसीक्यू नंबर 34 की, इसमें रनिंग को जो है कलर किया गया। हमने बताना ये जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है। मैं आपको बड़ी डिटेल से बताया हूँ, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जब आईएनजी फॉर्म बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो जेरेंड, और जब वो मेन वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। अब वाटर यहाँ पर नाउन है, कैसा वाटर? रनिंग वाटर, तो ये वाटर की एडजेक्टिव बताई जा रही है, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन बी आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चलते हैं 35। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं वॉक पर जाना चाहता था लेकिन क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर बट लगाएंगे क्योंकि पहले जो चीज़ है उससे ऑपोजिट चीज़ दूसरे हिस्से में लिखी गई है, तो ऐसी जगह पर जो कंजंक्शन है वो बट लगेगा। एंड तब लगता है जब दोनों जगह एक जैसी सिचुएशन एक्सप्लेन की जा रही हो और सो किसी चीज़ के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 36 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 36 है, शी लाइक्स बोथ बर्गर डैश पिज़्ज़ा। बोथ आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर एंड आएगा और नहीं आ सकता क्योंकि चॉइस नहीं कर रहे, और ना ही बिकॉज आ सकता है क्योंकि कोई रीज़न नहीं दी जा रही। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 37 है, यू कैन हैव निहारी डैश पास्ता बट नॉट बोथ। इसका मतलब है चॉइस करनी है तो यहाँ पर और आएगा, ना तो एंड आएगा ना सो आएगा। ऐसे ही एमसीक्यू नंबर 38 की बात कीजिए, ही स्टडीड हार्ड डैश ही कुड पास द एग्ज़ाम। अब ये जो है ही स्टडीड हार्ड, उसने क्यों स्टडी हार्ड की कि सो ही कुड पास द एग्ज़ाम, ये रिजल्ट आगे शो हो रहा है कि इस चीज़ के लिए की, तो सो यहाँ पर लग करके आएगा, ना बिकॉज आएगा ना एंड आएगा। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 39 की तरफ।
ही डिड नॉट सबमिट द होमवर्क डैश ही वेस्टेड टाइम प्लेइंग गेम्स। उसने क्यों सबमिट नहीं किया, रीज़न बतानी है तो रीज़न के लिए बिकॉज आता है तो यहाँ पर बिकॉज आएगा। ऐसे ही अगर एमसीक्यू नंबर 40 देखें, शी लाइक्स डैश टी डैश जूसेस इन द मॉर्निंग। इसमें अगर आप देखें तो ए और बी दोनों ऑप्शन आ सकती हैं। शी लाइक्स नॉट ओनली टी बट आल्सो जूसेस, ये भी ठीक है। शी लाइक्स नाइदर टी नॉर जूसेस इन द मॉर्निंग, दोनों ठीक है। तो डेफिनेटली जब आपके सामने एमसीक्यूज आएगा तो वो एक ऑप्शन देंगे, दूसरी नहीं देंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। ऐसे ही बात कीजिए अगर 41 की जो एमसीक्यूज है, डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास द टेस्ट। यहाँ पर अनलेस आएगा, उसकी रीज़न ये है कि अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी कि जब तक नहीं तुम मेहनत करोगे तुम पास नहीं होगे। यहाँ पर इफ़ भी नहीं आ सकता, अनटिल भी नहीं आ सकता। इफ़ का मतलब होता है अगर, और अनटिल का मतलब होता है जब तक। यहाँ पर ऑप्शन चाहिए था जब तक नहीं, तो इसके लिए अनलेस आएगा। तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये 41 एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए हैं। पहले पार्ट में 20 किए थे, इसमें 21 किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।